Good morning, everyone. So today's topic is imperative sentence. Imperative sentence means आदेशात्मक वाक्य. आदेशात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं. Imperative sentence का सबसे सरल परिभाषा यही है कि imperative sentence वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं. करना क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, हो सकता है मैं किसी को आदेश दे रहा हूं, जाओ दरवाजा खोल दो, आदेश है, कृपया दरवाजा खोल दीजिए, निवेदन है, लेकिन काम है ना. आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये भी मैंने आपको कोई काम कहा करने के लिए. तो जब मैं आपको कोई काम करने के लिए कहूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है. और अंग्रेजी में इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये है कि आपका इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो में से शुरू हो सकता है, ठीक है, और मेन वर्ब से भी शुरू हो सकता है और यू से भी शुरू हो सकता है. लेकिन ज्यादातर यानी 90% आपका जो सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग मेन वर्ब से शुरू होता है, ठीक है. यू जो होता है इम्परेटिव सेंटेंस में छिपा होता है, मे का बहुत कम प्रयोग किया जाता है. तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है, इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसको जो है हम कई तरह से पढ़ेंगे. इसमें लेट और लेटस का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है. बात समझ में आया? तो पहले इम्परेटिव सेंटेंस की आप परिभाषा लिख लीजिए. तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं. हम इसमें ऑर्डर यानी कि आदेश दे सकते हैं, रिक्वेस्ट यानी कि सलाह, रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन कर सकते हैं, सजेशन यानी कि सलाह दे सकते हैं, एडवाइस मतलब भी आपका सलाह होता है, सजेशन का मतलब सुझाव भी होता है, सलाह भी होता है. ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं, ठीक है. फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? मना करना. इसी क्रम में एक और आप लिख सकते हैं, प्रपोज, ठीक है. ये सारे भाव जो होते हैं इसमें आ गया. प्रपोज मतलब प्रस्ताव होता है. क्या होता है? प्रस्ताव. हम किसी से कुछ कहते हैं करने के लिए प्रस्ताव में, ठीक है. अब जो है ये सारे भाव प्रकट होंगे. समझ में आ गया बात? यस सर. ऑर्डर मीन्स आदेश, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन, सजेशन मीन्स सुझाव, एडवाइस मीन्स सलाह, फॉरवर्ड मीन्स मना करना, प्रपोज मीन्स प्रस्ताव, ठीक है. एडवाइस से संबंधित एक बात मैं बता दूं, जो ये एडवाइस ये सारे जो वर्ड्स लिखे हैं आपके नाउन हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एडवाइस इस तरह से लिखूं, जैसा कि कुछ बच्चों के मन में अगर एक वर्ड देखेंगे तो आया होगा, अगर इस तरह से मैं एडवाइस लिखूं तो ये एक वर्ब है, जबकि ए जो एडवाइस लिखा है ये एक नाउन है, ठीक है. जब आपको वर्ब की जरूरत पड़े तो आप एडवाइस लिखो, और जब आपको नाउन की जरूरत पड़े तो आप एडवाइस लिखो. डू यू नो सी और यस का फर्क, ठीक है. तो मैं वहाँ पर यही लिखो जो है. अब आप एक रूल लिख लीजिए. वो नाउन मैंने बता दिया. एक रूल है, पहला रूल जो आपका है वो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, देखो मैंने ईडी लगा दिया, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, वहां मैंने सी को यस बना दिया, फॉरवर्ड इसका थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, प्रपोज्ड आदि में परिवर्तित करते हैं. समझ में आया? तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड और प्रपोज्ड में परिवर्तित करते हैं. अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में जो है रिपोर्टिंग वर्ब आपका हट करके जो है टोल्ड हो जाता था, टेल हो जाता था, टेल्स हो जाता था, ठीक है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर याद दिलाऊं तो उसमें आस्क्ड हो जाता था. क्या हो जाता था? लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये सब चीज हो जाते हैं. समझ में आया? अभी तक हम लोगों ने सीखा कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना. इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में आपसे कोई व्यक्ति कुछ कहे करने के लिए, तो उसी को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. और इसके लिए मैंने ये बताया था एक रूल कि मान लेते हैं कि कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे मान लेते हैं राम सैड,
जैसे मान लेते हैं कि एक सेंटेंस लिखा राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो मैंने आप लोगों को बताया था रूल कि सेड या सेड टू को हटा करके आपको ढेर सारे जैसे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरवर्ड आदि में बदलने के लिए मैंने कहा था। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि इसका भाव क्या है। राम ने मुझसे कहा, ठीक है, राम ने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो कर्म बताएंगे कौन सा भाव है। भाव में बता देता हूँ, कुछ भाव है जैसे आदेश, जैसे नहीं आप कह सकते हो ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। हो सकता है निवेदन हो सकता है आर्डर हो, यानी कि निवेदन भी हो सकता है और आदेश भी हो सकता है। तो यानी कि अगर प्लीज लगा रहेगा तो समझना कि निवेदन है, अदरवाइज समझना कि आदेश यानी कि ऑर्डर है। समझ में आया? बात समझ में आया? तो ये बात हमको समझना है। अब देखो राम को राम लिख दो और सेड टू को चेंज कर देते हैं आदेश। मुझे लग रहा है ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, आदेश लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आदेश का अंग्रेजी क्या होता है? ऑर्डर। और मैंने कहा था कि ऑर्डर को ऑर्डर्ड कर देना है ना। मी लिखा है तो इसको मी लिख दो और कोटेशन मार्क को हटा करके टू लगा दीजिए। ओके, बाकी जो सेंटेंस लिखा है ध्यान से सुनना। जो सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच यही तो है पूरा, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो चीज है इसको एज इट एज उतार देना है। ओपन द डोर, हो गया। है सरल, दैट्स वेरी सिंपल। केवल भाव समझ जाओ कि इसका अर्थ क्या है। ये जो मैंने अभी एक रूल लिखाया, मैंने रूल लिखाया कि कोटेशन मार्क को हटा करके टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आप लोग ध्यान रखना कि कोटेशन मार्क को हटा करके टू लगाते हैं। और मैंने एक रूल और लिखाया कि यदि आपका सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो, किससे शुरू हो? डू नॉट। एक एग्जांपल में लिखता हूं, मैंने रूल लिखाया कि जो है अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट आए या वो सेंटेंस नेगेटिव हो, या देखो ये रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आता है और डू नॉट आने का मतलब ये नेगेटिव है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में लिखा है मदर सेड टू हर डॉटर, मदर सेड टू को चेंज करना है और उसके बाद आपको हर डॉटर लिखना है। तो मैंने कहा कि डू नॉट को हटा करके आप अगर फॉरवर्ड लगाते हो, क्या लगाते हो? फॉरवर्ड लगाते हो किसकी जगह पर? ये भी मैंने बताया कि सेड या सेड टू के जगह पर अगर आप फॉरवर्ड लगाते हैं तो ऐसे कंडीशन में यहाँ आप लिख लीजिए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब जानते हो मनाही होता है या मना करना होता है। तो माँ ने अपनी बेटी से कहा डू नॉट गो आउट, डू नॉट गो आउट, बाहर ना जाओ। तो आपको क्या लग रहा है बताओ? आपको भाव कौन सा मिल रहा है? अगर मम्मी अपनी बिटिया से कह रही है कि बाहर ना जाओ तो तुम्हें क्या लग रहा है? आदेश है? नो सर। निवेदन है? सलाह है? सुझाव है या मनाही है? मनाही मतलब मना करना। क्या है? मनाही। देखो जरूर बिल्कुल ये सही है, करेक्ट है कि मैं मान सकता हूँ कि ये बात जो है मम्मी अपनी बिटिया को मना कर रही है कि बाहर खेलने या बाहर ना जाओ, ठीक है। लेकिन सुझाव भी दीजिए। आप ही इसको जो सलाह भी मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। सॉरी आदेश, क्या मान सकते हो? आदेश मान सकते हो कि माँ जो अपनी बेटी को ऑर्डर दे रही है बाहर खेलने मत जाओ, ऑर्डर भी तो हो सकता है। लेकिन इस ऑर्डर में मनाही छिपा है कि नहीं छिपा है? मना भी कर रही है और आदेश भी दे रही है ना, कि फूल ना तोड़ो। तो ये आदेश भी है और मना करना भी है, मतलब बोथ, दोनों है। राइट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निवेदन तो नहीं है, सलाह भी नहीं है, सुझाव भी नहीं है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि ये फॉरवर्ड मतलब मनाही। अभी मैंने मान लिया कि ये मनाही है। क्या मान लिया? कि माँ जो है अपनी बिटिया को मना कर रही है। तो मैंने कहा जब आप जो है डू नॉट या सेड टू को हटाकर जब फॉरवर्ड लगाओगे भैया, तो ऐसे कंडीशन में डू नॉट को हटाओ, सिर्फ टू लगाओ। क्या लगाओ? टू ऐसे लगा दो और उसके बाद में गो आउट लिख दो, गो आउट लिख दो। तो समझना है कि अगर मैं मानता हूं कि मनाही, चलो नहीं, इसको मान लेते हैं आदेश, ऑर्डर को मान लेते हैं। तो ऑर्डर को मानने के लिए आप यहाँ पर ऑर्डर लिखिए। क्या लिखिए? ऑर्डर, हर डॉटर, ठीक है। तो जैसे ही आपने हर डॉटर तक लिखा, कोटेशन मार्क को हटाने के बाद में आपको टू लगाना ही चाहिए ना। इसका भी आपको एक रूल लिख लेना। लेकिन होता क्या है, आपको नॉट टू लिखना पड़ेगा, नॉट टू गो आउट। इस तरह से टू हट जाएगा
ठीक है। नॉट टू गो आउट आपको इस तरह से लिखना है, यानी कि डू नॉट के जगह पर आपको नॉट टू लगाना पड़ेगा। डू नॉट की जगह पर आपको नॉट टू लगाना पड़ेगा। डू गायब हो जाएगा, नॉट पहले हो जाएगा, टू बाद में हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। तो रूल ये है कि यदि आपका सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आता है, ठीक है, तो अगर उस डू नॉट आता है और सेड या सेड टू को फॉर्मेट में ना बदल करके ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड आदि में अगर बदलना पड़े हमको, तो ऐसे कंडीशन में डू नॉट को हटाओ और टू से पहले नॉट लगाओ। डू नॉट को हटाओ, नॉट से पहले टू से पहले नॉट लगाओ। बस इतने काम करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल और लिखो। आपका अगला एग्जांपल है द टीचर सेड, टीचर ने कहा डू नॉट प्लक द फ्लावर। तो टीचर ने कहा कि फूलों को ना तोड़ो। अब इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। चलिए इनडायरेक्ट स्पीच में बनाइए। अगर आपको डू नॉट प्लक द फ्लावर, ठीक है, अगर आपको कभी भी डू नॉट से शुरुआत दिखता है तो सैड को भैया फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, और डू नॉट को हटा करके टू लगा दो। बाकी इधर वाला पूरा पोर्शन उतार देना है। देखो इतना तो गायब हो गया ना, इतना सब गायब हो करके टू लगा दो, बाकी सब उतार दो। PLUC के पलक द फ्लावर। और इधर लिखा है द टीचर, तो द टीचर लिखते हो। बस है सरल। अगर आपको डू नॉट लिखा दिखाई दे रिपोर्टेड स्पीच में तो डू नॉट हटाओ, ठीक है, और डू नॉट की जगह टू लगाओ और उसके बाद सेड को फॉरवर्ड में बदल दो। और अधिक जानकारी के लिए क्या कर सकते हैं कि फॉरवर्ड मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। क्यों नहीं लिखना चाहता हूँ? टीचर ने कहा डू नॉट प्लक द फ्लावर, फूलों को ना तोड़ो। दैट्स आल्सो वी आर ऑर्डर, है ना? ऑर्डर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर ऑर्डर्ड जब लिखोगे, मान लेते हैं ये वाला समझ जाओ तो ठीक है, बाकी ये अगर समझ गए हो तो इसको भी समझो, और अगर इसको नहीं समझे हो तो यही बात समझो। ऑर्डर्ड अगर मैं सेड की जगह पर कर देता हूँ तो डू नॉट को हटाकर हमको नॉट टू करना पड़ता है, बाकी सब उतार दो। है इजी। अगला रूल आपका ये है कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच उसी को कहते हैं जो कोटेशन मार्क के अंदर रखा होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली से शुरू हो, प्लीज या काइंडली से शुरू हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं। बात समझ में आया? तो आपको ये जानना, प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन, और रिक्वेस्टेड मतलब निवेदन किया। एग्जाम्पल से समझते हैं बात को, ठीक है? एग्जाम्पल है रीमा सेड टू मी, रीमा ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना कलम दे दीजिए। तो इसको आपको बनाना है, ठीक है? इसको आप बनाइए इनडायरेक्ट स्पीच में। रीमा सेड टू मी, रीमा ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना कलम दे दीजिए। तो प्लीज आया है, तो इसका मतलब मैंने कहा था कि प्लीज या काइंडली अगर आए तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में कर दो और प्लीज को हटा दो, और यहाँ कोटेशन मार्क को हटाकर तो आप टू लगाएंगे ही, ठीक है? समझ में आया? तो देखो क्या करना है कि लिखा है रीमा सेड टू को, मैंने बताया कि अगर प्लीज या काइंडली आ जाए तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो आपका हो गया रिक्वेस्टेड, और मी लिखा है तो मी कर लो। कोटेशन मार्क को हटाकर आप टू लगाते हो, बाकी गिव लिखा है, पूरा सेंटेंस आपको एज इट इज उतार लेना है। तो मी का छोड़ देते हैं, योर का छोड़ देते हैं, पेन लिख देते हैं। मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन होने के नाते ये रीमा के अनुसार बदलेगा। रीमा मतलब सी, मतलब लड़की। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। और योर जो है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और चूंकि ये पॉजेसिव केस है तो मी का पॉजेसिव केस क्या होगा? माई केस माई होगा।
ठीक है, यस सर, इसी तरह सब लोग बनाए हो। यस सर, द टीचर सेड, टीचर ने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज कीजिए। ठीक है, तो इसका आपका बन जाएगा द टीचर सैड को किसमें परिवर्तित करेंगे? सिट डाउन, बैठ जाओ। ऑर्डर मुझे लग रहा है, टीचर ने कहा बैठ जाओ तो ऑर्डर है, क्या है? Order. तो सैड को ऑर्डर में परिवर्तित कर दो और कोटेशन मार्क हटाकर टू लगाओ, उसके बाद सिट डाउन कर दो. लिख दो। हो गया, बात खत्म। सेंटेंस सिंपल है, Yes, यस sir. सर, बन गया। Yes, sir. ठीक। अगला एग्जाम्पल है आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा? डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करो। तो ये कैसे बनेगा, इसको बनाइए, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाइए। तो ये वाला एग्जाम्पल जो है ऐसे सॉल्व करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो आपको तो मालूम है कि द टीचर ऐसे लिखा रहेगा, द स्टूडेंट तीन ही बार बना दिए। ऐसे लिखा रहेगा। बाकी अगर मैं यहाँ फॉरवर्ड लिखता हूँ, क्योंकि डू नॉट से शुरू है, तो आई टोल्ड यू कि अगर डू नॉट से शुरू है तो आप अगर यहाँ फॉरवर्ड लिखते हो तो ये सब हट जाएगा, मतलब ये सब हट जाएगा, कोटेशन मार्क, कामा और डू नॉट सब हट करके टू लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में वेस्ट योर का देर हो जाएगा, ये कौन बता? टाइम का टाइम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर फॉरवर्ड समझा दे रहा हूँ कि देर कैसे आ गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैंने कह दिया एडवाइस, अपना समय बर्बाद ना करो। अगर टीचर स्टूडेंट से कहता है तो एक सलाह भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एडवाइस अगर मैं लिखता हूँ, एडवाइस लिखता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर आपका डू नॉट हट करके नॉट टू लग जाएगा, नॉट टू वेरी देयर टाइम। तो इस तरह से आप कह रहे ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड भी आप लिख सकते हैं, और ऑर्डर जब लिखोगे तब भी आप नॉट टू लिखोगे। अगर आपको सजेस्टेड लिखना हुआ तब भी आप नॉट टू लिखोगे। अगर आपको जो है रिक्वेस्टेड लिखना है तब भी आप नॉट टू लिखोगे। यानी कि फॉरवर्ड के अलावा आप कोई भी शब्द लिखोगे यहाँ पर तो आपको नॉट टू लिखना होगा। और फॉरवर्ड एक ऐसा शब्द है जो लगाने पर नॉट टू नहीं लगता है, टू लगता है, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। इसका हिंदी होता है मना करना किसी काम को करने से। ठीक है, तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।